नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका कौन सी क्लासों के अंदर, वीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं टैक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में टैक्स में इनकम टैक्स की बात करता हूँ। इनकम टैक्स में कुछ हमने प्रोविजन पढ़े थे, कुछ अमेंडमेंट्स पढ़े थे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। लास्ट जो क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी ग्रेजुटी के बारे में बताई थी, आपको ध्यान हो तो। ग्रेजुटी में मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुटी के अंदर भी क्या होता है, हर एक चीज का अमेंडमेंट होता है, टैक्स का ट्रीटमेंट होता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको ध्यान बताई थी कि उसका एक्ट क्या होता है। एक्ट कौन सा बताया मैंने आपको 1972 इसका अधिनियम बताया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद दो चीजें होती है, एक होता है सरकारी कर्मचारी होते हैं और दूसरे होते हैं गैर सरकारी कर्मचारी। ग्रेजुटी के अंदर यदि किसी सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुटी की राशि प्राप्त होती है तो उस केस में उसकी पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, करमुक्त हो जाएगी। और यदि मैं बात करता हूं गैर सरकारी कर्मचारी की बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया था गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में उसके सामने दो कंडीशन होगी। वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी? मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी कि यदि वह कर्मचारी है वो 1972 अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित है तो क्या होगा। यदि वह ग्रेजुटी अधिनियम 1972 में सम्मिलित नहीं है तो उस केस में क्या हो रहा था, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था और आपको उसका पूरा का पूरा टैक्स का ट्रीटमेंट बताया था। मैं आपको रिवाइज कराता हूं उस चीज का। और आज की क्लास में हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताऊंगा कि उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो करें स्टार्ट। मैं लास्ट क्लास की बात करता हूं। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था इसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने दो चीजें लिख रखी है। एक बात लिख रखी है 1972 में सम्मिलित है और दूसरा मैं लिख रहा 1972 में सम्मिलित नहीं है। 1972 में यदि सम्मिलित होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये चीज होने वाली है, जो उसने सैलरी उठाई है, लास्ट जो सैलरी थी रिटायरमेंट के से जस्ट पूर्व वाली सैलरी थी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, उसमें 26 का भाग देना है तथा उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। किससे गुणा करना है आप लोगों को? गुणा करना 15 या फिर 7 से। 15 को गुणा कब करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। 15 को गुणा कब करेंगे? सामान्य उद्योग की दशा में। 7 से गुणा कब करेंगे? जब वो मौसमी उद्योग में कार्यरत हो, काम करता हो, तो उस केस में मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की उसको उस चीज को गुणा करना है। तो इन तीनों को गुणा करने के बाद भाग करने के बाद जो राशि आएगी उसको आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा था 20 लाख। तीसरा था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी राशि आपको प्राप्त होती है रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी की, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या था, फिर जैसे कि इसकी मेन जो इनकम टैक्स कहता है कि जो राशि सबसे कम होती है वो होती है करमुक्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्जेम्प्टेड। करमुक्त को वो कहा जाता है एग्जेम्प्टेड कहा जाता है। तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वो करमुक्त हो जाएगी और बाकी की जो राशि बचेगी, डिफरेंस निकालने मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान हो तो आप लोगों को। तो जो राशि बचेगी उसका डिफरेंस निकाल देंगे और वो राशि क्या हो जाएगी, कर योग्य हो जाएगी। तो ये तो बात होगी जब वह अधिनियम 1972 में सम्मिलित है। लेकिन कोई कर्मचारी जो होता है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट वाला कर्मचारी है और वो 1972 में सम्मिलित नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वही होगा, जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा और बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या था आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की वो आपको लिखना है। आपको ध्यान हो, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है। वो बात क्या थी, मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया था यदि वो अधिनियम 1972 में सम्मिलित है तो पूरे 12 महीने होने चाहिए 1 साल बनने के लिए। लेकिन यदि वह 1972 में सम्मिलित नहीं होता तो उस केस में क्या था? उस केस में आपको बताया 6 माह या 6 माह से अधिक जैसे ही हो जाता है तो उसको पूरा का पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताऊं। 19 साल और 6 महीने की नौकरी की तो उसको 20 साल मानना है। यदि उसने 15 वर्ष 9 माह की नौकरी की तो उसको 16 वर्ष मानना है। आगे पास में तक तो यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ सर्विस अपॉन 2 इंटू AMS, एवरेज मंथली सैलरी। ये मैंने आपको बता दिया। सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 माह का वेतन जो होता है वो औसत मासिक वेतन कहलाता है। या फिर 20 लाख रुपए या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो भी उसको वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना है, फिर आपको देखना है इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी वो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी और बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा।
तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक उदाहरण, और उदाहरण के थ्रू आपको एक चीज को क्लियर करना है। तो हम बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। आपको स्क्रीन के ऊपर एक उदाहरण दिख रहा होगा जो मैंने लिख लिया है पहले से ही, तो आप उसी को पढ़ना है और इस उदाहरण को हम करेंगे। उस उदाहरण का हम करने वाला टैक्स का ट्रीटमेंट। आप लोग देख सकते हो धीरज है, वो किसी भी एक कंपनी में क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, और 18 वर्ष 7 माह की सेवा करने के पश्चात वो सेवानिवृत्त हो गया, यानी रिटायरमेंट हो गया है। सेवानिवृत्ति के समय उसका जो मूल वेतन था वो था 25,000 रुपये, तथा महंगाई जो भत्ता था जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यस डियरनेस अलाउंस, और शॉर्ट में जिसको कहा जाता डीए जो था उसका था 3,000 रुपये प्रति माह। सेवानिवृत्ति के समय 13,50,000 रुपये उसको ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए? 13,50,000 रुपये। फिर उसकी सेवानिवृत्ति जो हुई है वो हुई 31 दिसंबर 2019 को उसकी सेवानिवृत्ति हुई, वो रिटायरमेंट जो होता वो ये हुआ था। तो उसकी आपको क्या करनी है, उसकी आपको कर योग्य व करमुक्त राशि की गणना करनी है। आपको टैक्सेबल अमाउंट भी निकालना है और साथ ही साथ आपको एग्जम्प्टेड अमाउंट भी निकालना है। तो एक पन दो काज वैसे यहाँ पे होने वाला है। फिर देखते हैं इसने कुछ बोला है। क्या बोला है? इसने ये बोला है कि यदि जो कर्मचारी है धीरज जो है वो क्या है, यदि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 में सम्मिलित है तो कैसे क्या होगा, और यदि वही कर्मचारी 1972 में सम्मिलित नहीं है तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। करें स्टार्ट। तो हम देखते हैं आगे की तरफ बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल को सोल्व आउट करने की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, क्या बताता आ रहा हूँ आपको हमेशा से एक ही चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, समझने के बाद उस पर अटैक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काम करना है कि इसकी समरी तैयार कर दो। समरी का मतलब क्या है, जो जो चीज की जरूरत है तो उस चीज को अपन यहाँ पे लिख देंगे। उससे क्या होगा, बार बार आपको पीछे आगे पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमको उसकी सैलरी की, कि उसको सैलरी कितनी मिल रही थी। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं उसको जो सैलरी मिल रही थी वो सैलरी मिल रही थी 25,000 रुपये, यही मिल रहा था। प्लस क्या हो रहा था, उसको डीए भी मिल रहा था। डीए कितना मिल रहा था, 3,000 रुपये का, ये हो रहा था। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो जो रिटायरमेंट हुआ था, डेट ऑफ रिटायरमेंट, DOR डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, वो रिटायरमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2019 को। आगे बात में फिर क्या था, फिर आपको एक चीज याद है, इसमें अपन को एक्चुअल जो अमाउंट रिसीट हो रहा था, एक्चुअल अमाउंट रिसीट, वास्तव में प्राप्त राशि, उसको ग्रेजुएटी का पैसा कितना मिल रहा था, उसको ग्रेजुएटी का जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 13,50,000 रुपये, यही है। फिर क्या था, उसने कितने साल नौकरी की, ये मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की एक समरी बना रहा हूँ, जिसको बार बार क्या होगा, उसको पीछे जाने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी जो सर्विस थी, नंबर ऑफ ईयर सर्विस, वो भी क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैं उसको वापस लिख रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ ईयर सर्विस जो थी उसकी थी 18 वर्ष और 7 माह एंड 7 मंथ। तो अब क्या हो गया, अब हमारे सामने एक समरी आ चुकी है, एक सारांश आ चुका है, और इस सारांश के हिसाब से हमें क्या करना है, दोनों जो टैक्स के जो ट्रीटमेंट है 1972 अंडर 1972 और नोट अंडर 1972, उन दोनों को आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। करें स्टार्ट। तो देखें आप लोग कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, इसका जो होता है, इसका जो टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखें आप कैसे करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अंडर 1972, यदि वह भुगतान अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 में सम्मिलित हो तो क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, बार बार उस चीज को लिखना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, लास्ट सैलरी ड्रॉन था, क्या था सैलरी ड्रॉन, उसकी सैलरी उसने कितनी उठाई, अपॉन आपको ध्यान हो तो 26 किया था, इनटू 15 और 7, 15 या फिर 7 से उस चीज को गुणा किया जाता है। आपको इस चीज में देखना है क्वेश्चन के अंदर कि जो धीरज जी हैं वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में क्लियर कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि कौन सी उद्योग में, सामान्य उद्योग में है या फिर मौसमी उद्योग में। जब क्वेश्चन एकदम साइलेंट होता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें ये मान के चलना है कि जो सामने वाला जो कर्मचारी है वो सामान्य उद्योग वाला होगा। और यदि क्लियर लिख रहेगा वो मौसमी उद्योग में कार्य है तो आपको मौसमी के हिसाब चलना है, मौसमी नहीं मौसमी,
ठीक है, मौसम भी नहीं, मौसम ही है, सीजनेबल जिसको कहते हैं। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सामान्य उद्योग की बात कर रहे हैं, तो सामान्य उद्योग के हिसाब से देखा जाए तो मल्टीप्लाई किससे होता है, 15 से मल्टीप्लाई होगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की वो आपको लिखना है, नंबर ऑफ ईयर सर्विस। बात हो गई यहां तक। दूसरा नेक्स्ट जो था वो कितना था, 20 लाख, और तीसरा जो था वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीजें गिवन है उसको आप लिख दो, और जो गिवन नहीं है उसकी कैलकुलेट कर दो। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी गणना करने वाला है। कैसे गणना करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है इसने जो लास्ट जो सैलरी उठाई है वो कितनी उठाई है। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न में ये लिख ही नहीं रखा है कि कितनी सैलरी उठाई। नॉर्मली बोला कि जब उसकी सैलरी, जब रिटायरमेंट था तो उस समय जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, 25,000 रुपये थी। दिख रहा होगा आप लोगों को, 25,000 लिख रखा है यहाँ पे, 25,000 सैलरी थी। और उसको जो डीए मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 3,000 रुपये। यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी, 25 + 3 कितना हो गया, 28,000 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी चीज को लिखना है, इसके सामने लिख दो। उससे क्या होगा, अगर सामने लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा कि मैंने अमेंडमेंट या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा हूँ। तो एज पर रूल्स लास्ट सैलरी ड्रॉन उसकी हो गई 28,000 रुपये, हो गया 28,000 रुपये। कैसे होगा, 25 + 3 कितना हो गया, 28,000 हो गया। अपॉन क्या, 26 एज पर रूल्स अपॉन 26 किया, कंप्लीट। यहां तक मल्टीप्लाई एज पर रूल्स कितना हो गया, 15 हो गया, कंप्लीट। यहां तक इनटू नंबर ऑफ सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की। अब नौकरी कितने साल की आप लोग देख सकते हो, इसमें नौकरी की ये बोल रहा है, नौकरी का इसका जो टाइम पीरियड इसने बता रखा वो कितना बता रखा है, इसने बता रखा नंबर ऑफ सर्विस बता रखा 18 ईयर 18 ईयर्स एंड 7 मंथ। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि अपन काम क्या कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ये वाला, अंडर 1972 अधिनियम 1972 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आपको करना है मत देखने एज पर रूल्स, क्या करना है, क्या पूरा साल हो रहा है क्या, नहीं पूरा साल तो नहीं हो रहा है, यहाँ कितने हो रहा है, 18 वर्ष और 7 माह हो रहा है। यानी हम क्या करेंगे, इसको पूरा साल नहीं मानना है, 18 को 18 लेना है, इसको 18 का +1 19 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एज पर रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे 15 हुआ, बाकी अपन कितना लिख देंगे, यहाँ पे 18 लिख देंगे। 18 क्यों लिखा, क्योंकि हम इस एक्ट के अंदर आ रहे हैं इस वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट एज पर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा पॉइंट इसका नॉर्मली हो रहा है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है, एक्चुअल अमाउंट रिसीट, वास्तव में उसको जो राशि प्राप्त हुई वो राशि कितनी है, वास्तव में उसको जो राशि प्राप्त हुई वो है 13,50,000 रुपए। कितना हो रहा है, 13,50,000 रुपए। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे उस चीज को किया है। मैंने पहले किया 28,000 इंटू अपॉन 12, उसके बाद 28,000 अपॉन 26 इसलिए किया है कि एक महीने में होते हैं 26 दिन। मैं 4 संडे को घटाने के बाद की बात कर रहा हूँ, कितने दिन होते हैं, 26 दिन होते हैं। संडे को घटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया 15 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वो सामान्य उद्योग की श्रेणी में आ रहा था एक हिसाब से देखा जाए तो। इंटू मल्टीप्लाई किया मैं 18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा साल भर 7 महीने जो ऊपर के हो रहे हैं उसको मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो एक्ट बोलता यदि सम्मिलित है तो उसको गिना नहीं जाता। तो 7 महीने जो ऊपर करो उसको मैंने छोड़ दिया। फिर बचा कितना, 18 साल, तो 18 साल लिख दिया अपॉन, या फिर दूसरा पॉइंट था 20 लाख वाला, और तीसरा जो पॉइंट था वो कितना था, 13,50,000 रुपये था। अब क्या करना, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद इसका अमाउंट लिखने के बाद हमको टैक्सेबल अमाउंट और एग्जेम्प्ट अमाउंट आप लोगों को निकालना है। यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, इनकी कैलकुलेशन करता हूँ तो आता है 2,90,769। आप लोग इस चीज को कैलकुलेट करके देखें, कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, 28,000 में 26 का हम भाग देते हैं, 28,000 में 26 का भाग दे दिया, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 26, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 28 को मल्टीप्लाई किया तो मेरी राशि कितनी आ गई, 2,90,769। कंप्लीट यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या हो रहा है, अब आपको देखना है कि इन सब में, क्योंकि इसका आपने सॉल्यूशन ये वाला कर लिया, इसके अंदर हमें ये देखना है कि जो राशि सबसे कम कौन सी है। सबसे जो राशि कम होगी वो हो जाएगी करमुक्त एज पर रूल्स, और बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम राशि कौन सी है। तो नॉर्मली देखा जा रहा है, तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी वही राशि सबसे क्या हो रही, कम हो रही है।
तो सबसे राशि कम ये वाली होगी, तो सबसे राशि जो कम होगी वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं एग्जेम्प्टेड। क्या बोल सकते हैं इसको हम, एग्जेम्प्टेड यानी कर मुक्त। ये राशि होगी कर मुक्त। तो अपने जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से इसने यही बोला था कि आपको क्या निकालनी, कर योग्य व कर मुक्त राशि की गणना करनी, इसके हिसाब से निकाल रहे हैं। हाल फिलहाल में हम चल रहे हैं इसके हिसाब से, कौन सा, अधिनियम 1972 में सम्मिलित है वो वाला। तो कर मुक्त राशि निकल गई है। तो कर मुक्त राशि कितनी आ गई है अपने पास, 2,90,769 राशि आ गई है। अब बात करते हैं कि कर योग्य राशि कितनी होगी। कर योग्य राशि के निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यदि हम बात करते हैं टैक्सेबल अमाउंट निकालने की बात करते हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको नॉर्मल से क्या करना है, एक सूत्र याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि मैथ्स में रखते थे। कैसे करना है, जो भी एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होता है, AAR यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वास्तव में प्राप्त राशि में से आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट घटा देना है। क्या करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को घटा देना है। उससे क्या होगा, उससे आपके टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बात करो AAR एक्चुअल में जो अमाउंट अपन को रिसीव हुआ वो कितना है, तो आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसमें यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा है 13,50,000 रुपए। आप लोग अपनी क्वेश्चन के अंदर देखें कैसे क्या होगा। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव्ड है वो है 13,50,000 रुपए माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला। क्या निकाला था हमने निकाला था, आप लोग देखो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट था वो कितना था, 2,90,769। तो उसी अमाउंट को मैं यहाँ लिखने वाला हूं, 2,90,769। आगे बात में तक अब क्या करना है, अब देखो आपको निकालना है, कर मुक्त राशि निकालनी है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी कर मुक्त राशि को घटा दिया जाता है। तो उसके बाद जो हमारी राशि आती है वो कौन सी राशि कहलाएगी, टैक्सेबल अमाउंट यानी कर योग्य राशि निकालेगी। तो इसमें से इसको मैंने घटाया तो मेरा आया 10,59,531। इसको कैलकुलेशन करके देखें एक बार फिर से, ज्यादा कुछ नहीं करना। 13,50,000 में से आपको 2,90,769 घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि कर मुक्त राशि को घटा जाता है इस वजह से। यहाँ इसको कैलकुलेशन करते हैं एक बार के लिए। इसका कैलकुलेशन का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10,59,231 आएगा। 10,59,231, 13,50,000 पे इसको लेस किया। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। तो आपको अभी तक मैंने जो बताया वो कौन सा बताया, अंडर 1972 कवर्ड अंडर 1972 एक्ट, जो ग्रेजुएटी का जो एक्ट है उसमें सम्मिलित होता है। तो उसमें क्या करना है, आपको ये वाला काम करना है। सबसे पहले मैंने सैलरी ड्रॉन की वो अपॉन 26 किया, इंटू 15 किया, 15 किया, क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया है, इंटू 18 किया, क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, इसकी कैलकुलेशन वगैरह करी है। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो है 2,90,769 और यानी या 20 लाख एज पर ITR इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई जो कि क्वेश्चन में गिवन उसको पैसा कितना प्राप्त हुआ, तो वो आया था 13,50,000 रुपए। तो अब जो कैलकुलेशन की उसके बाद जो सबसे कम राशि हो रही है वो हो रही है ये वाला अमाउंट। जो सबसे कम राशि होगी एज पर रूल्स वो कर मुक्त होती है। तो ये क्या हो गई, कर मुक्त हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर योग्य राशि निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, कर योग्य राशि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो राशि आपको प्राप्त हुई है उसमें से आपको कर मुक्त राशि को घटा देना है। तो जो राशि प्राप्त हुई 13,50,000 रुपए, उसमें से मैंने घटा दिया कर मुक्त राशि जो निकाली वो वाली। घटाने के बाद जो राशि आई वो आई 10,59,231 रुपए। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट। आगे बात में तक, तो ये बात किसकी हो गई है, ये बात हो गई जब वह 1972 एक्ट में आता है तब की बात है। अब हम बात कर रहे हैं जब वह 1972 एक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, उसको भी हम सोल्व आउट करते हैं।
उसको हम सोल्व करते हैं। इसी को एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मैं साइड में रख देता हूँ एक बार के लिए। अब मैं बात करता हूँ, यदि वो सम्मिलित नहीं होता तो क्या होगा। तो फिर से वही काम हमें करना है, हमें काम करना है। सबसे पहले आपको जो टैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसको आपको याद रखना है। टैक्स का ट्रीटमेंट जब सम्मिलित नहीं होता तो क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या था। उसमें आपको बताया था, पहला जो उसका पॉइंट था वो था नंबर ऑफ ईयर सर्विस, उसने कितने साल नौकरी की। नंबर ऑफ ईयर सर्विस अपॉन 2, याद आ रहा होगा कुछ, मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था AMS, उसको गुणा करना, किससे गुणा करना है, एवरेज मंथली सैलरी से गुणा करना है। वो कैसे करेंगे, एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। जब कोई व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के पूर्व के 10 महीने का जो वेतन होता है वो कहलाता है औसत मासिक वेतन। कंप्लीट यहां तक। तो आपको ये ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कैसे क्या करनी है। नेक्स्ट, और दूसरा मैंने आपको बताया था 20 लाख एज पर रूल्स। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी वास्तव में जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना, आप सबसे पहले इसका जगह मान रख दो। आप मान कैसे रखेंगे, सबसे मैं बात करता हूँ उसने कितने साल नौकरी की, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कितने साल उसने नौकरी की है। कितने साल का मतलब क्या होगा, उसने 18 वर्ष और 7 माह की नौकरी उसने करी है। 18 वर्ष और 7 माह की उसने नौकरी की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि वो 1972 में सम्मिलित नहीं होता है तो उस केस में 6 महीने से जैसे ज्यादा महीने हो जाते हैं, या 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा 1 साल मानना, उसको पूरा का पूरा 1 साल मानना। यानी 18 वर्ष 7 माह, यानी उसका मतलब क्या हो, उसने जो नौकरी की है वो कितने साल की है, 19 साल की है। कितने साल की है, 19 साल की है। तो मैंने क्या कर दिया, 19/2 लिख दिया, इंटू AMS एवरेज मंथली सैलरी, जब वो सेवानिवृत्त हुआ उससे पूर्व के 10 महीने का आपको वेतन निकालना है। तब ये क्या करेंगे, अब नॉर्मली देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिटायरमेंट जब हुआ था उससे पहले उसकी सैलरी चल रही थी, कितनी चल रही थी, 25,000 तो उसका मूल वेतन था, और 3,000 रुपये इसका क्या चल रहा था, 3,000 रुपये इसका चल रहा था DA का, महंगे भत्ते का चल रहा था। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। तो नॉर्मली क्या होगा, उसका एवरेज निकलेगा सैलरी का, वो कितना निकलेगा, जो चलती आ रही है वो भी निकलेगी। यानी कि उसकी जो सैलरी का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलने वाला है, 28,000 निकलने वाला है। यदि आपको इस चीज को समझना तो कैसे करेंगे, जब रिटायरमेंट हुआ तो उससे पूर्व के 10 महीने गिन लिए, 10 महीने XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना था, सैलरी को मल्टीप्लाई करना था, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से करेंगे तो आएगा 2.5 लाख रुपए। 10 महीने की बात करता हूं। और हम 3,000 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भी 10 से गुणा करना है, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं हम इस वजह से। तो वो कितना हो गया, 3,000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से, तो कितना आ गया, 30,000 रुपए। 2.5 लाख प्लस 30,000 वो कितना हो गया, 2,80,000 रुपए। उस 2,80,000 में हम भाग फिर से दे देंगे, किसका दे देंगे, 10 का दे देंगे, क्योंकि 10 से गुणा किया 10 से भाग देना पड़ेगा। 2,80,000 में 10 का भाग हम करते हैं तो अमाउंट कितना आता है, 28,000 आता है। या फिर आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ रही घट रही, इसमें पे स्केल वाला सीन चल ही नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो उसको पैसा मिल रहा है उसको पूरे को पूरे यहाँ पे लिख दिया। कंप्लीट याद है। दूसरा पॉइंट जो है वो का लिख दो 20 लाख। और तीसरी की बात करते हैं तो वो अपने एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा था, एक्चुअल अमाउंट मैंने आपको बताया था 13,50,000 रुपए, 13,50,000 रुपए। कंप्लीट यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे क्या चीज हो रही है। अब क्या करना है, अब आपको वही जोड़ बाकी गुणा भाग आपकी जो गणित विद्या है, गणित विद्या यहाँ पे लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका गणित विद्या लगाने के बाद जो राशि आती है उसको यहाँ पे लिख देंगे, बाकी की राशि आपके सामने पड़ी हुई है। तो इसको गुणा भाग मैंने किया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, या तो आप क्या करो 19 में 2 का भाग दे दो, पहला काम तो ये हो सकता है। दूसरा क्या था, इसको भाग करके ऐसे काम भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से करना। तो इसको गुणा भाग करने के बाद जो राशि आती है वो आती है 2,66,000। क्या आती है, 2,66,000 आती है। इसको 14 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 में 28 का भाग दिया तो कितना आ गया, 14 आ गया। उसको मल्टीप्लाई इससे करे तो कितना आ गया, 2,66,000 आ गया। कंप्लीट आता है। अब क्या करना है, अब जैसे कि रूल्स बोलता है, रूल्स क्या बोलता है, जो सबसे राशि कम होगी वो हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि उसकी कैलकुलेशन क्या करनी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो सोल्व आउट हमने किया है उस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे कम राशि कौन सी है,
सबसे कम राशि की मैं बात करता हूं तो सबसे जो कम राशि मेरी ये वाली, कौन सी, 2,66,000। एज पर रूल्स सबसे कम राशि होगी करमुक्त। तो मेरे यहाँ पे जो करमुक्त राशि का जो अमाउंट निकल के आ गया वो कितना आ गया, 2,66,000। तो इसके मैं सामने लिख देता हूं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ये हो गया एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो अब मेरे लिए इस हिसाब से कर योग्य राशि कौन सी होगी, तो वही वाला सूत्र आपको हमेशा लगाना है। कौन सा सूत्र फॉलो करना है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टैक्सेबल जो अमाउंट हम निकालते हैं, टैक्सेबल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से जो राशि करमुक्त आप लोगों ने निकाली है कैलकुलेशन करके, उसको उसमें से घटा देना है, और जो राशि आती है वो कर योग्य आ जाएगी। तो एक्चुअल जो अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है वो है 13,50,000 रुपये। कितना हुआ है, 13,50,000 रुपये प्राप्त हुआ है। उसमें से मेरे को एग्जेम्प्टेड अमाउंट को लेस करना है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट आप लोग निकल चुका, कौन सा निकल चुका, ऊपर जो निकाली आपने कैलकुलेशन करी वो कितनी की है, आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 2,66,000 है। तो इस 13,50,000 में से 2,66,000 को हम लेस कर देते, तो उसके बाद जो राशि आती है आपके सामने वो कौन सी राशि कहलाती है, टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगी, कर योग्य राशि कहलाएगी। तो इसमें से इसको लेस करते हैं तो हमारे पास जो राशि आ रही है वो आ रही है 10,64,000। कितनी आ रही है, 10,64,000 इसके अमाउंट की, इसका अमाउंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि आज हमने जो देखा है इसमें कैलकुलेशन की हमने, कैसे की है कि आपको सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको बताया कि इस क्वेश्चन को जो भी हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हम क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझो कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को समझने के बाद उस चीज की समरी तैयार कर दो। जैसे कि मैं आप लोगों से समरी तैयार कर रखी थी, मैंने समरी तैयार करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, उस चीज को सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करता हूं। इस क्वेश्चन में इसने दोनों चीजें पूछी थी, कौन कौन सी, यदि वो 1972 में आता है तो क्या होगा, और यदि 1972 में नहीं आता तो क्या होगा। आता है तो उसका मैंने क्या कहा, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसका जो टैक्स का ट्रीटमेंट उसको लिख दिया। उससे क्या होगा, मुझे बार बार पीछे जाने की आवश्यकता भी नहीं है, और साथ ही साथ मैं बार बार उसको लिख रहा हूं तो मेरे को याद रह रहा है। तो ये किया, उसके बाद एक कैलकुलेशन करने के बाद मैंने फिर क्या देखा, सबसे जो कम राशि हो रही है वो करमुक्त हो रही थी, तो सबसे कम राशि को मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन की बात करता हूं, यानी वो सम्मिलित है तो उसमें क्या होगा, सबसे कम राशि आ रही थी ये वाली, तो इसको मैंने क्या मान लिया, करमुक्त मान लिया। उस पर टैक्स मुझे चुकाना नहीं है, तो फिर टैक्स किस पे चुकाना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो राशि मुझे प्राप्त हुई थी उसमें से करमुक्त राशि को घटा दिया। तो उसके बाद जो राशि आती है, उसके बाद वो राशि आती है वो कौन सी कहलाती है अपने, वो कहलाती है टैक्सेबल अमाउंट। तो 13,50,000 में से जो लेस सबसे कम था उसको मैंने यहाँ पे घटा दिया, तो मेरे पास जो राशि आई थी वो कौन सी आ गई थी, ये वाली राशि आ गई थी, जो कि कर योग्य है वो वाली। अब मैं ये बात करता हूँ, इसी की बात करता हूँ, आगे की तरफ बात करते हैं अपन। यदि वो व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति है वो यदि एक्ट में नहीं आता है तो उस केस में क्या था, उस केस में मैंने आपको बता दिया था कि उस केस में आपको ये चीज आपके सामने थी, ये देखो आप लोग, मैंने क्या लिख रखा था, यदि एक्ट में नहीं आता तो मैंने ये उसका टैक्स का ट्रीटमेंट लिख दिया, उसका रूल्स लिख दिया मैंने। उसके बाद उसी रूल्स को फॉलो करते उसने कितने साल नौकरी की, उसने वैसे करी थी 18 वर्ष 7 माह की करी थी। सम्मिलित नहीं तो पूरा साल मान लिया मैंने, तो 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 में 2 का भाग दिया इंटू 28,000 कर दिया, तो मेरी राशि ये आ गई। वापस इन तीनों में सबसे कम कौन सी है, जो सबसे कम थी उसको मैंने करमुक्त मान लिया। उसके बाद जो कर योग्य राशि वो कैसे निकाली, कर योग्य राशि मैंने क्या किया, जो राशि आपको प्राप्त हुई है उसमें से करमुक्त राशि को लेस कर दो, तो उसके बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाता है टैक्सेबल अमाउंट। कंप्लीट है स्टूडेंट तक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी क्वेश्चन को फिर से आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, और आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपको उस फॉर्मेट को देखना नहीं है, टैक्स के ट्रीटमेंट को देख के काम नहीं करना, आपको टैक्स के ट्रीटमेंट को लिखते हुए काम करना। कंप्लीट है तक। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, तब तक आप लोगों को इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।